हाय फ्रेंड्स, आई एम नम्रता डागरा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल और इसे लिखा है नेथली ट्रोवेरॉय ने। गाइस, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका सेकेंड पार्ट लिखा है ब्रेंडा सूरी ने, जिसमें हम आउटसाइडर आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसमें हम 2 अलग अलग स्टाइल्स की पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइल नंबर 1 इज़ चाइनीज़ पेंटिंग एंड द अदर वन इज़ वेस्टर्न पेंटिंग। और इन दोनों के बीच में एक खूबसूरत से कंपैरिजन को आज हम देखेंगे और इस कंपैरिजन से हमें ये भी पता चलेगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स की इस दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस यूनिवर्स में कैसे एकदम फिट बैठते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसमें कई छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से ऑथर ने अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो कहानी है वो एक चाइनीज़ पेंटर वू दाओजी के बारे में है। वू दाओजी 8th सेंचुरी के पेंटर थे। इन्होंने अपनी लास्ट पेंटिंग टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग के लिए लैंडस्केप व्यू में बनाई थी। एक्चुअली एम्परर ने पेंटर को ये पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसे वो अपने महल की दीवार पर एज अ पीस ऑफ डेकोरेशन लगाना चाहते थे। लेकिन वो दाओजी बस यही चाहते थे कि जो पेंटिंग वो बनाए उसे सिर्फ एम्परर ही देखे और कोई ना देखे। इसीलिए पेंटिंग कंप्लीट करके उन्होंने उस पर एक पर्दा लगा दिया और जब एम्परर ने उस पेंटिंग को देखा तो वो देखता ही रह गया। पेंटिंग में एक बहुत सुंदर सीनरी दिखाई गई थी, जहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स और वाटरफॉल्स हैं, आसमान में बर्ड्स उड़ रहे हैं, ब्यूटीफुल क्लाउड्स हैं और हिल्स पर जो पाथवे बना हुआ है वहाँ पर लोग चल रहे हैं, बड़े खुशनुमा माहौल में लग रहे हैं। और पहाड़ों की तलहटी में यानी कि एट द फुट ऑफ द हिल्स एक केव बनी हुई है। केव यानी कि गुफा बनी हुई है। अब वो दाओजी एम्परर से कहते हैं कि इस पेंटिंग में बनी हुई इस केव को देखिए आप ध्यान से। इस केव में एक स्पिरिट रहती है। स्पिरिट यानी कि आत्मा, सोल। पेंटिंग में तो आत्मा किसी को नहीं दिखाई देती, चाहे आप हो या मैं हूँ। तो इसी बात को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। तो पेंटर वू दाओजी एम्परर से ये भी कहते हैं कि ये गुफा अंदर से बहुत सुंदर है, जिसे मैं आप शब्दों में बता भी नहीं सकता। आई कांट डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी इन वर्ड्स। तो वो एम्परर से पूछता है कि क्या आप इसे अंदर से देखना चाहेंगे। ये कहते ही वू दाओजी ने क्लैप किया यानी कि ताली बजाई और ताली बजाते केव का दरवाज़ा खुल गया और वू दाओजी ने एम्परर को अपने पीछे आने के लिए कहा। इससे पहले कि एम्परर कुछ बोलते या सोचते, पेंटर उस केव के अंदर चला गया और उसके अंदर जाते ही केव का एंट्रेंस बंद हो गया और वो पेंटिंग वहाँ से गायब हो गई। वू दाओजी के ब्रश का नामो निशान भी वहाँ से गायब हो गया और वू दाओजी कभी भी दोबारा दिखाई नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि स्पिरिट का आना, केव का दरवाज़ा खुलना, क्या ये सच में था? कैन इट बी रियल? तो इसका जवाब ये है कि वू दाओजी उस पेंटिंग को बनाते हुए इतना ज़्यादा खो गए उस पेंटिंग में कि उन्हें वो सब सच लग रहा था। और इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारी इमेजिनेशन पावर है ना, जो यानी कि हमारे माइंड की जो पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसका यूज़ करके हम बहुत कुछ इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कन्फ्यूशियस और ज़ुआंग ज़ी नाम के कुछ चाइनीज़ पेंटर्स हैं जिनकी कहानियाँ हमें मिल जाएंगी बहुत सारी, और इन्हीं कहानियों के माध्यम से वो अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते थे कि माइंड में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सच भी हैं और सिर्फ कहानियाँ भी, लेकिन मोटिव ये है कि ये स्टोरीज हमें बता रही है कि आर्ट को कैसे डीपली किसी भी गहराई तक फील किया जा सकता है। और इस चीज़ में काफ़ी पावर है कि व्यूअर्स किसी भी पीस ऑफ आर्ट को किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। तो जैसा वो देखते हैं, जिस नज़रिए से वो देखते हैं, वो वैसा ही फील भी करते हैं, ठीक जादू की तरह। अब जिस तरह से वू दाओजी ने उस पेंटिंग को बनाया था तो वो आर्टिस्ट था, इसीलिए वो उस पेंटिंग की गहराई को समझ पा रहा था और इसीलिए वो सब उसे रियल वर्ल्ड की तरह लग रहा था। इसीलिए वो गुफा में चला भी गया। वो सब उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन एम्परर था वो सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी को देख रहा था और जो वू दाओजी उसे दिखाना चाह रहे थे वो देख रहा था।
एक और ऐसे ही चाइनीज़ पेंटर की कहानी का जिक्र आता है इस चैप्टर में, जिसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उस ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई उस पेंटर ने। तो जब लोगों ने उससे पूछा कि आपने इसकी आंखें क्यों नहीं बनाई, तो उसने जवाब दिया कि अगर मैंने इसकी आंखें बना दी तो ये ड्रैगन इस पेंटिंग से निकलकर उड़ जाएगा, यानी कि वो ड्रैगन जिंदा हो जाएगा। तो ये है कल्पना शक्ति, ये हमारी इमेजिनेटिव पावर। ये दोनों ही चाइनीज़ स्टोरीज़ के माध्यम से हमें हमारी माइंड की जो इमेजिनेटिव पावर है उसका पता चल रहा है। अब हम वेस्टर्न यूरोप की एक स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर दोनों तरह की स्टोरीज़ में एक कंपैरिजन करेंगे। तो राइटर हमें एक और स्टोरी सुनाते हैं। अब ये कहानी है 15th सेंचुरी की, जिसमें एंट्रैप नाम के एक शहर में क्विंटन मेट्सिस नाम का एक ब्लैक स्मिथ रहता था। ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, जो लोहे का काम करता है। इस ब्लैक स्मिथ को यानी क्विंटन मेट्सिस को एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो पेंटर अपनी बेटी की शादी एक ब्लैक स्मिथ से करने के लिए कभी राज़ी नहीं हो सकता था। तो एक दिन वो ब्लैक स्मिथ क्विंटन चुपके से उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया। स्टूडियो में पेंटर ने नई पेंटिंग बनाने के लिए पैनल लगाया हुआ था। तो जब वो पेंटर किसी काम से अंदर गया हुआ था तो उस पैनल पर क्विंटन ने एक फ्लाई यानी कि मक्खी की पेंटिंग बना दी। और इस फ्लाई की पेंटिंग इतनी रियल लग रही थी ना कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो मक्खी सच में उस पैनल पर बैठी है। तो जब वो पेंटर आया तो उसने सोचा पैनल पर मक्खी बैठी हुई है, तो उसने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी पेंटर को रियलाइज़ हुआ कि ये मक्खी वास्तव में असली नहीं है, बल्कि ये तो एक पेंटिंग है। तो वो पेंटर को जब पता चला कि क्विंटन ने इस मक्खी की पेंटिंग को बनाया है तो वो बहुत खुश हो गया और क्विंटन को अपने स्टूडियो में अपना शागिर्द बना लिया। शागिर्द यानी कि स्टूडेंट बना लिया। और फिर क्विंटन की शादी अपनी पसंद की लड़की यानी कि पेंटर ने अपनी बेटी से करवा दी। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग्स में क्या फ़र्क है। चाइनीज़ पेंटिंग से हमें पता चलता है कि जो व्यूअर्स हैं वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में बनाते हैं, क्योंकि चाइनीज़ पेंटर्स जो हैं वो अपनी पेंटिंग्स में व्यूअर्स की कल्पना बनाने के लिए कुछ हिंट्स छोड़ते हैं और उन हिंट्स के अकॉर्डिंग ही व्यूअर्स अपना एटीट्यूड बनाते हैं। एटीट्यूड यानी कि अपना नज़रिया बनाते हैं, दिमाग में कल्पना करते हैं और रियल में ठीक वैसा ही फील करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न पेंटिंग्स हैं उसमें व्यूअर्स वही देखते हैं जो पेंटर ने बना दिया है, यानी कि उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते, कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। वो सिर्फ वही देखते हैं, वही महसूस करते हैं जो राइटर उन्हें महसूस करवाना चाहता है, जो उन्हें दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही देख सकते हैं वो। यूरोपियन पेंटिंग्स जो हैं वो रियलिज़म पर बेस्ड होती है, यानी कि वो रियलिस्टिक होती है। और जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो इमेजिनेशन, इनर लाइफ और इनर स्पिरिट पर डिपेंड करती है। तो जो एम्परर थे वो जब उस पेंटिंग को देख रहे थे जिसे वू दाओजी ने बनाया था, तो एम्परर बस उन्हीं चीज़ों को देख पा रहे थे जो उन्हें दिखाई दे रही थी, लेकिन वू दाओजी ने एम्परर का ध्यान दूसरी चीज़ों पर भी डाला, जिससे कि वो अपने माइंड में इमेजिन कर सकें कि क्लैप करते ही केव का दरवाज़ा खुल गया जिसमें एक स्पिरिट रहती है। वू दाओजी की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सच में केव का दरवाज़ा खुल भी गया और वू दाओजी उसके अंदर चले भी गए। तो ये सब वू दाओजी के दिमाग में चल रहा था। तो यही बताया गया है कि एक राजा जो होता है वो केवल अपने साथ अपनी प्रजा पर ही रूल कर सकता है, लेकिन आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन से कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी टेरिटरी में आ और जा सकता है। पेंटिंग तो गायब हो गई थी, लेकिन वू दाओजी का गोल जो था वो पूरा हो गया था और वो अपने दिमाग की कल्पना से उस पेंटिंग में एंटर कर गया और गायब भी हो गया। ये सब चीज़ें दिख नहीं सकती, बस इमेजिन की जा सकती है। चाइनीज़ क्लासिकल पेंटिंग में जो लैंडस्केप बनाया जाता है वो उतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन उसमें पेंटर काफ़ी सारे खाली स्पेसेस छोड़ देता है जिन्हें व्यूअर अपनी इमेजिनेशन से फिल करता है और अपनी इमेजिनेशन में उसे फील करता है। मीन्स इट्स नॉट रियल वन, बट द यूरोपियन पेंटिंग इज़ द रियल वन। फिर राइटर चाइनीज़ आर्ट को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जिस तरह से बच्चों को बचपन में जब लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है तो वो एक बेसिक सी पेंटिंग सभी बना देते हैं, जिसमें एक माउंटेन होता है और माउंटेन में से ही एक रिवर निकल रही होती है। यही बेसिक पेंटिंग होती है।
एशियन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट में इसी को शेन शुई कहते हैं। दाओजिस्ट व्यू के अनुसार पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन दो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स को मिलाने से होती है। इसमें माउंटेन जो है वो मैस्कुलिन पार्ट को यानी कि नर को रिप्रेजेंट करता है, इसे ही हम यांग कहते हैं। और रिवर जो होती है यानी कि वाटर, वो फेमिनिन यानी कि मादा को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम यिन कहते हैं। और जो खाली स्पेसेस पेंटिंग में दिखाए जाते हैं या माउंटेन और वाटर जहाँ मिलते हैं, उस मीटिंग प्लेस को वॉइड यानी कि शून्य कहा जाता है। यही सृष्टि निर्माण का स्थान माना जाता है। प्राणायाम में भी सांस को अंदर खींचने और बाहर छोड़ने की क्रिया होती है, लेकिन सांस लेने और छोड़ने के बीच का जो स्पेस होता है वहीं पर मेडिटेशन हो सकती है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन या एकाग्रता बनती है। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसे लिखा है ब्रेंडा सूरी ने। उन्होंने इसमें आउटसाइडर आर्ट यानी कि आर्ट ब्रथ के बारे में बात की है। ये पार्ट आउटसाइडर आर्ट यानी कि रॉ आर्ट को डिस्क्राइब करता है। आर्ट ब्रथ या आउटसाइडर आर्ट ऐसी आर्ट को कहा जाता है जिसे ऐसे आर्टिस्ट बनाते हैं जिन्होंने आर्ट की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती। शुरू में ये आर्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच पेंटर जॉन डेबफे ने दिया था। गाइज, इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से रहेगी और जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है उसी अकॉर्डिंग मैं इस नेम को प्रोनाउंस कर रही हूँ, जॉन डेबफे। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्ट इज़ द रॉक गार्डन in Chandigarh. It was created by Nek Chand and it's a worth seeing place. इस गार्डन की विशेषता क्या है पता है? कि पूरा गार्डन जो है ना वेस्ट मटेरियल से बना है। That we call something out of nothing. जैसे कि कबाड़ की चीज़ें हो गई, टिन के कनस्तर, पुरानी बैंगल्स और दूसरे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है ये गार्डन। रॉक गार्डन पूरे वर्ल्ड में फेमस है और एक फेमस इंग्लिश मैगजीन ने इसकी फ़ोटो को अपने कवर पेज पर लगाया है। यूनेस्को जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने नेक चंद को कई बार सम्मानित भी किया है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट लैंडस्केप ऑफ द सोल and thanks for watching. If you like the video, like, share and subscribe the channel and hit the bell icon to get our latest videos, and see you guys very soon in my next video. Bye bye.